हेलो साथियों, आप सभी के एक और नई क्लास में स्वागत है। तो साथियों, आज इस क्लास में हमारा दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है राजस्थान चित्र शैली। तो क्या देख रहे हैं, नोट्स देखेंगे साथियों। इसी अध्याय का बहुत अच्छा और बहुत शानदार देखेंगे। चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर दूसरा है। यहाँ पर कोई बात नहीं है, इंस्पिरेंट हो जाती है। अध्याय दूसरा है राजस्थान चित्र शैली, नोट्स 1 देखेंगे और पार्ट 1 है हमारा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके अपने एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास में आप वंचित ना रहे साथियों। ओके साथियों, और आपकी क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज बने, ये मैं आपकी कामना करता हूँ साथियों। मैं आपकी 10-5 दिन पहले ही क्लास को शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू कर सके। और आपकी ड्राइंग की क्लास शायद यूट्यूब चैनल पर मिलेगी नहीं, बहुत कम मिलेगी, क्योंकि बताते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग तो आप ऐसे ही पास कर लेते हैं पेंटिंग वेंटिंग बनाकर। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रारंभिक परिचय। किसका? जो अध्याय है उसमें सबसे पहला टॉपिक रहता है हमारा प्रारंभिक परिचय। देखेंगे साथियों इसको। राजस्थान चित्रशैली नामक शब्द ऐसी चित्रशैली संबंधित है जो विभिन्न रियासतों व ठिकानों में विकसित समृद्ध हुई है। क्या है? जो राजस्थान चित्रशैली है वो राजस्थान में ऐसे ठिकानों रियासतों में प्रसिद्ध है जहाँ ये विकसित यानी कि फैली हुई है। ये रियासतें वर्तमान में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर बनी, जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मिलकर बनी हुई है। इसमें मेवाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर यानी कि मारवाड़, जोधपुर में मारवाड़ है, मालवा, सिरोही और 16वीं व 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर मध्य की प्रमुख रियासतों को शामिल किया जाता है। जो बताई गई ये रियासतें शामिल है, और ये किसकी हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर बनी हुई है साथ। क्लियर हुआ? ये हमारा प्रारंभिक परिचय है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजपूत शैली का प्रयोग। ओके, प्रसिद्ध विद्वान आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में राजपूत चित्र नामक शब्द का प्रयोग किया गया था, जो ये व्यक्त करता है था कि अधिकांश शासक एवं संरक्षक जो इन राज्यों से थे वे सभी राजपूत है। कुमार स्वामी ने विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध मुगल चित्रकारी शैली से राजस्थानी चित्र शैली को अलग श्रेणीबद्ध करने एवं दोनों से विभिन्नता बताने के लिए किया था। वाक्य बहुत बड़ा है, तो एक एक पढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में राजपूत चित्र शैली नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। जो जो कौन सा राजपूत चित्र शैली है, जो शब्द है, उसका सबसे पहले कुमार स्वामी ने प्रयोग किया था और 1916 में इस शब्द का प्रयोग किया था साथियों। जो ये व्यक्त करता है कि अधिकांश शासक एवं संरक्षक जो इस राजपूत सभी राजपूत थे। जो ये अधिकांश यानी कि यह प्रूव करता है ये कि ये सभी राजपूत हैं साथियों। ओके, कुमार स्वामी ने विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध मुगल चित्रशैली से राजस्थान चित्रशैली को अलग श्रेणीबद्ध करने एवं दोनों को भिन्नता बताने के लिए किया था। कुमार स्वामी ने जो राजस्थान चित्र है उसका प्रयोग क्यों किया था? जो राजस्थान चित्रशैली है और जो मुगल चित्रशैली, उन दोनों में भिन्नता बताने के लिए इन शब्द का प्रयोग किया था साथियों। इसलिए मालवा जिसमें मध्य भारत की रियासतें शामिल थी और पहाड़ी शैली जिसमें पहाड़ी या उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेश शामिल थे, भी राजपूत चित्र शैली की परिधि सीमा में शामिल थे। जो और ये मालवा ये चित्र शैली है वो भी किसमें? राजपूत चित्र शैली में शामिल थे साथियों। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक हमारा। अगला है कि कुमार स्वामी के लिए यह शब्दावली चित्र शैली चित्रकला की स्वदेश परंपरा जो मुगलों के आगमन से पूर्व उस मुख्य भूभाग में विद्यमान थी का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलकर राजपूत चित्र शैली शब्द अप्रचलित हो गया, राजपूत शैली था अप्रचलित हो गया। इसके बजाय राजस्थानी या पहाड़ी से जैसी विशेष श्रेणियों का प्रयोग किया जाने वाला, यानी अप्रचलित होना, यानी कि ये खत्म होते जा रहे थे, समाप्त होते जा रहे थे, और उसकी जगह राजस्थानी चित्रशैली या फिर पहाड़ी शैली का प्रयोग किया जाने लगा था। आज भी लघु दूरियां द्वारा अलग होने के बाद भी इन रियासतों से उभरी एवं विकसित हुई चित्रात्मक शैलियों व्यवहारगत प्रयोग के संदर्भ में काफी विविध थी। उत्कृष्ट या प्रगाढ़ रंगों की प्राथमिकताएं, रचनात्मक तत्व और कथन के तौर तरीके प्राकृतिकवाद की निकटता या चरम व्यवहार पर जोर दिया गया है। ज्यादा कुछ समझने की बात तो है नहीं, बस हमने नोट देखे तो नोट देख लेते हैं। अगला टॉपिक है परतदार। क्या है? परतदार हस्त निर्मित कागज पर बनाए गए चित्र किस प्रकार से बनाए गए थे? तो देखो, चित्रों को वासली पर बनाया जाता था। किस पर? वासली वास्तव में बनाया जाता था। वासली परतदार हस्त निर्मित कागज होता था जिसे गोंद द्वारा चिपकाकर स्तनुमा मोटा कर लिया जाता था। ओके, आ रहा है समझ में?
कागजों पर काले या भूरे रंग को बाह्य रेखाएं बनाई जाती थी और उन पर संक्षिप्त टिप्पणियां करने या कुछ प्रयोगात्मक तौर पर चिपकाने हेतु जगह बनाई जाती थी। ओके। रंग करने की पदार्थ विशेष खनिजों या बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना या चांदी से प्राप्त किया जाता था। जो रंग होता था वो या तो चांदी से या फिर सोना से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि इनका रंग कभी हटता नहीं था, साथी बिल्कुल गहरा होता था। ओके। जिसे गोंद के साथ मिलाया जाता ताकि जिल्द बनाई जा सके। ऊंट और गिलहरी के बालों को ब्रश हेतु उपयोग में लिए जाते। जो ऊंट और गिलहरी होते थे उनके बालों का उपयोग किसमें किया जाता है? ब्रश बनाने में किया जाता था। पूर्ण होने पर चित्र को सुलेमानी पत्थर से चिकनाया गया ताकि इसे एक समान एवं आकर्षण चमक प्रदान की जा सके। चिकलाने, कौन सा? चिकनाया पत्थर था साथियों, सुलेमानी पत्थर था जिसे चिकनाया जाता था साथियों। ओके। चित्रण चित्रण करने के कार्य का एक प्रकार का सामूहिक कार्य था। मुख्य कलाकार रचना तक करता था। क्या करता था? जो मुख्य कलाकार था वो रचना करता था। प्रारंभिक आरेख बनाया करता था। उसके पत्थर, उसके शीशे विशेषज्ञ रंग करने का आकृति बनाने का, स्थापत्य भूभाग जानकर जानवर बनाने आदि का कार्य करते थे। वे सभी इस कार्य को बांटकर विभिन्न हिस्से में करते थे। तत्पश्चात यानी कि बाद में मुख्य कलाकार उन चित्रों को अंतिम स्वरूप भी प्रदान करता था। लेखक छोड़े गए स्थानों पर पद्य लिखता था। क्या लिखता था? पद्य लिखता था छोड़े गए स्थानों पर, साथ ही उसी के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा चित्रों की विषय वस्तु एवं अवलोकन। 16वीं शताब्दी तक राम एवं कृष्ण धर्म संप्रदायों में वैष्णववाद पश्चिम, उत्तर एवं मध्य भारत के कई भागों में भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जो कि संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीपीय में फैल गया था साहब। तो देख, पहले हमारे चित्र हैं गीत गोविंद के चित्र हैं, तो इसके बारे में पढ़े गए हैं। कृष्ण सभी लोगों को भाते थे। क्या है? जो कृष्ण थे सभी लोगों को भाते थे, सभी को पसंद आया करते थे साथियों। उन्होंने केवल एक देवता बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी पूजा जाता था। प्रेम की अवधारणा एक धार्मिक विषय वस्तु के रूप में पली बड़ी, जहाँ पर ईश्वर से निकटता एवं संवेदना को प्रसन्न करने वाला संश्लेषण व्यापक था। श्री कृष्ण को रचयिता के रूप में माना गया, जहाँ समस्त रचना एक आनंदमय मुद्दा रही और राधा उसका केंद्र रही है। उन्हें एक मानवीय आत्मा मानकर भगवान से पूजा हेतु प्रस्तुत किया करता था। देवता के प्रति आत्मा का समर्पण राधा के द्वारा स्वयं अपनी प्रिय के कृष्ण हेतु भुला दिए जाने वाले गीत गोविंद के चित्रों में देखा जा सकता है। इसका ये मतलब है कि जो जो कृष्ण प्रेमी है उसको बस भगवान के रूप में नहीं, प्रेमी के रूप में भी पूजा करते थे। जो ये लड़कियां होती है वो कृष्ण को अपने प्रेम के रूप में भी पूजा करती थी। वर्तमान के अंदर भी वो श्री कृष्ण रचयिता के रूप में माना, और देव देवता भी इनकी उत्कृष्ट प्रशंसा करते थे साथियों। ओके। और इनका प्रेम कौन सा था? राधा थी। राधा के प्रति इनका प्रेम बहुत ज्यादा था, और इनकी धर्म पत्नी राधा थी साथियों। क्लियर हुआ? यही बताना चाहते हैं ये। अगला है कि 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद रचना गवाले का गीत संस्कृत भाषा में एक कवित्व है। गीत जो श्रृंगार रस उत्पन्न करती है, उसमें सांसारिक आकृतियों द्वारा रता एवं कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया गया है। जयदेव को बंगाल के लक्ष्मण सेन का दरबारी माना जाता है। साथ ही जयदेव को बंगाल के लक्ष्मण सेन का दरबारी माना जाता है। और ये गीत गोविंद रचना है उसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का आकलन किया गया है साथ, यानी कि व्याख्या की गई है। अगला है दूसरा है कि भानुत द्वारा रचित रस मंजरी के चित्र देखते हैं। भानुत नामक एक मैथिली ब्राह्मण 14वीं शताब्दी में बिहार में रहता था। उसने कलाकारों का अन्य प्रिय ग्रंथ रस मंजरी लिखा, जिसे प्रसन्नता के गुलदस्ते के रूप में व्यक्त किया गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ रस की व्यंजना करता है। ओके। एवं नायकों व नायिकाओं के वर्गीकरण पर उनकी उम्र के अनुसार बात करता था। इसमें बाल, तरुण एवं प्रौढ़ावस्था को बताया गया है, क्योंकि बालक और प्रौढ़ावस्था को बताया गया है। इसमें शारीरिक स्वरूप के गुण को अनुसार पद्य, चित्र, सकेले, अस्त्र आदि स्वरूप को बताया एवं खंडिता, वास्क, सजा, अभिसारी का उत्का आदि भावात्मक सजा दशाओं को बताया गया है। आज भी ग्रंथ में श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि चित्रकारों ने उन्हें मूल आदर्श विषय प्रेम के रूप में बताया गया है। ग्रंथों में इनकी रचना नहीं की गई, ओनली फॉर चित्रों में इनकी रचना बताई गई है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया के चित्र देखते हैं। रसिक प्रिया पुस्तक का अनुवाद विशेषज्ञ प्रसन्नता के तौर पर किया गया है, जिसे जटिल कवित्व अनुवादों के से परिपूर्ण माना गया एवं विशेष दरबारियों में सौंदर्य के आनंद हेतु इसकी रचना की गई। इसे केशव दास के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया। कौन सी ब्रज भाषा में लिखा गया है? ताजुकी 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह का दरबारी कवि था।
क्या था, कविता। रसिक प्रिया बहुत सारी भावात्मक स्थितियों को खोजती है। इसमें प्रेम, साहचर्य, चपलता, ईर्ष्या, झगड़ा एवं उसके बाद पृथक होना, गुस्सा आदि को बतलाए गए हैं। ये स्थितियां राधा एवं कृष्ण के मध्य से व्यक्त किए साधारण प्रेमियों के तौर पर होती है। क्योंकि जो कृष्ण और राधा हैं उसके बस साधारण से प्रेम को व्यक्त किया गया है। उसमें से पहले अपने प्रेम को इतना नहीं समझते थे, ओनली वो साधारण प्रेम करते थे साथ ही, आगे चलकर बहुत कुछ भी हो गया था साथ ही। अगली चित्र शैली हमारी केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के चित्र है। तो देखो, केशव दास द्वारा कवि प्रिया नामक एक और कविता का ग्रंथ राय प्रेमहीन के सम्मान में लिखा गया था, जो कि ओरछा के प्रसिद्ध दरबारी थे। यह प्रेम की गाथा गाथा और जिसके 10वें अध्याय, जिसका शीर्षक 12 मासा में वर्ष के 12 महीनों में मौसम का चित्रण किया गया है। इसमें विभिन्न मौसमी लोगों के जीवन का वर्णन किया गया है एवं इन महीनों में जुड़े विभिन्न त्योहारों को भी बताया गया है। केशव ये दास यह बताता है कि इसमें नायिका किस प्रकार नायक का दिल जीत लेती है कि वह उसे छोड़ नहीं और विकास आगे आगे की एक यात्रा चल दी है साथ में। केशव दास जी इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो 12 महीने का मौसम का चित्र, इसमें बस ये चित्र शैली में 12 महीने का चित्रण किया गया है। ओके, और मौसम का चित्रण किया गया है, और प्रेमयान की नायिका का दिल जीत लेती है और उसे छोड़कर चली जाती है। इसका भी इसमें भी किया गया है, चित्रण किया गया है। और साथ ही बहुत कुछ ऐसा है जिसमें का वर्णन भी किया गया है। अगला 5वां पॉइंट देखेंगे हम। अगले चित्र रचयिताएं बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के रचित देखते हैं। बिहारी द्वारा लिखित बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे, कहावत एवं नेतृत्व बुद्धिवाद की रचनाएं। यह माना जाता है कि उसने 1662 के लगभग सतसई की रचना की, जब वह जयपुर दरबार में मिर्जी राजा जयसिंह के संरक्षण में था। संरक्षक का यह नाम सतसई के गीतों में कई बार आया। सतसई को वृहद रूप में मेवाड़ में चित्रित किया गया, जबकि इसमें पहाड़ी शैली में बहुत कमी कार्य हुआ है। अगला 6वां पॉइंट है रागमाला के चित्र देखते हैं। रागमाला चित्रकलाएं राग एवं रागिनियों की सचित्र व्याख्या है। देवीय एवं मानवीय स्वरूपों में रागों को देखा गया है, जो कि कवियों एवं संदिग्धता के द्वारा आध्यात्मिक एवं रोमन स्वरूप के संदर्भ में देखे गए। प्रत्येक राग मन के भाव, दिन के समय एवं मौसम से जुड़ी हुई है। रागमाला के चित्रों को एल्बम में 36 और 42 पन्नों में व्यवस्थित किया गया है, जो कि परिवारों में स्वरूप के अनुसार संगठित है। हर परिवार का मुखिया एक पुरुष राग होता है, जिसकी 6 महिलाएं साथिनी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रागिनियों कहा जाता है। भैरव, मालको, सिंडोल, दीपक, मेघ और श्री 6 मुख्य राग हैं। क्या राग हैं? पूरे 6 राग हैं। आप कुछ अलग मत समझ लेंगे। 6 महिला साथिनी नहीं, 6 राग होते हैं साथ में। क्लियर हुआ? अगला 7वां में रचयिता है रोमन किताब एवं प्राचीन ग्रंथों पर आधारित विषय वस्तु। तो देखते हैं, प्राचीन काल के कवि एवं भाटों की किंवदंतियों व अन्य रोमानी कथाएं, जैसे ढोला मारू, रोहानी, मय्यवाल, मृगावत, चौरम पंचायसिका और लोरचंग आदि अन्य प्रमुख पसंदीदा विषय वस्तु हैं। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, देवी महात्म्य आदि ग्रंथ सभी चित्र शैलियों के पसंदीदा रहे हैं साथियों। 8वें चित्र हैं अन्य विषय वस्तुओं पर आधारित चित्र। इनके अतिरिक्त चित्रों की वृहद संख्या दरबार के दृश्य या ऐतिहासिक क्षणों का लेखा जोखा है, जो शिकार, अभियान, युद्ध एवं विजय के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। ये पिकनिक, बगीचे के गौड़, नृत्य, संगीत प्रदर्शन, धार्मिक, संस्कारी, त्योहारी, वैवाहिक जुलूसों, राजाओं के दरबार में उनके परिवारजनों की चित्र, शहर की झलक, पशु पक्षियों का चित्रण प्रदर्शित किया गया है। तो साथ ही मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इनमें नोट्स अध्याय 1 में। तो सभी से निवेदन है कि अच्छी तरीके से इन नोट्स को याद कर लें, क्योंकि इसके बार कुछ भी नहीं आएगा। आपके पार्ट में से चटकर मैंने आपके नोट्स बताया है साथ। ओके, इससे बार कुछ भी आपके नहीं आएगा। पार्ट 2 में आपका पूरा लेसन खत्म कर दूंगा मैं। बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आप कुछ इंप्रेशन नहीं दे रहे हो सर वीडियो पर। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन इस वीडियो को देखिए और परसेंटेज बना सके सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।